अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इकोनॉमिक्स 401 का लेसन नंबर 16 है। टुडेज आवर टॉपिक इज़ प्रोड्यूसर बिहेवियर कॉस्ट एनालिसिस। ये वीडियो के हैंडआउट्स में से आसान नोट्स मैंने बनाया आपके लिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी। और अगर आपको इस लेक्चर के बाद कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप वो कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट अर्ज दैट सम कॉस्ट should not be included in a rational person's decision making process while opportunity cost should be included. इकोनॉमिक्स किस बात पर जोर देते हैं कि संक कॉस्ट जो होती है उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसको मस्ट इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ये कि संक कॉस्ट होती क्या है। संक कॉस्ट होती है जो कि पास्ट कॉस्ट होती है, अनरिकवरेबल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि टाइम, मनी, एफर्ट दैट शुड बी इग्नोर्ड इन फ्यूचर डिसीजन। ठीक है, और जिसको हम फ्यूचर डिसीजंस में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो मनी, पैसा, टाइम सब कुछ जा चुका होता है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वो पोटेंशियल बेनिफिट्स होते हैं जो कि मिस किए जाते हैं एक अल्टरनेटिव को चूज़ करने में दूसरे अल्टरनेटिव के ऊपर। तो हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास वो कॉस्ट होती है जैसे कि लेबर की कॉस्ट होती है, मटेरियल की कॉस्ट होती है, जो कि जैसे ही आपकी प्रोडक्शन जो बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसमें जो है आपके पास फिक्स कॉस्ट क्या होती है, आपके पास फिक्स कॉस्ट कॉस्ट होती है जो भी किसी चीज़ का रेंट होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इंश्योरेंस होता है। फिक्स से हम लगा लें कि फिक्स कॉस्ट होती है ये आपका शॉर्ट लॉन्ग रन में जो है ना वो फिक्स कॉस्ट नहीं होती, लेकिन शॉर्ट रन में आपके पास फिक्स कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जो सम है वो हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आती है। और एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, इसी का टोटल कॉस्ट का जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट हो जाती है। टोटल कॉस्ट का एवरेज किस तरह निकालते हैं हम, टोटल कॉस्ट का एवरेज होता है कि टोटल कॉस्ट मतलब कि इन दोनों को सम करने से जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आई है वो उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल क्वांटिटी के ऊपर। ये मैंने आपके लिए आसान फार्मूला लिखे हैं। और एवरेज टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट इन दोनों का एवरेज फिक्स कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज, और इनको क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना। ठीक है, ये आपके पास फार्मूलाज है एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए। ये वाला फार्मूला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट टोटल क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसको भी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हम क्वांटिटी पे, टोटल क्वांटिटी पे। ठीक है, स्टडी ऑफ जो एसी है, कह रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट की जो है वो ज़रूरी है फर्म्स के लिए ताकि वो अपनी प्राइस को सेट कर सकें, और जब उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी हो और उनको जो है also they will be interested in knowing how AC is broken down into AFC and ABC। और वो उसको ज़ाहिरी बात है कि जब आप एक फर्म स्टार्ट करेंगे आपके पास फिक्स कॉस्ट भी होंगे और वेरिएबल कॉस्ट भी होंगे। वेरिएबल कॉस्ट मतलब लेबर वगैरह के कॉस्ट, और जो फिक्स कॉस्ट होते हैं रेंट वगैरह, और जो आपने चीज़ें बाय करनी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं आपके पास टाइम के साथ, वो शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में चेंज होती हैं लेकिन शॉर्ट रन में वो चेंज नहीं होती। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट ऐसी चेंज है जो कि हम 1 मिनट बनाने पे चेंज करते हैं। इट शोज हाउ मच टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज व्हेन आउटपुट इंक्रीज। जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज करता है। शॉर्ट रन में जो फिक्स कॉस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉर्ट रन में जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप रेंट देते हैं अपने हाउस का, वो शॉर्ट टर्म में छोटे पैमाने में मतलब 1 साल के लिए तो वो फिक्स रहता है, मतलब कि अगर आप 10,000 दे रहे हैं तो वो 10,000 रहेगा। लेकिन अगर साल के बाद जो है वो क्या होगा, लॉन्ग रन में मतलब लंबे अरसे के लिए वो आपके पास फिक्स नहीं रहेगा, लंबे अरसे में वो आपके पास क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होता है आपके पास, चेंज होता रहता है, मतलब कि लेबर की कॉस्ट चेंज होती रहती है। जैसी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं आपके पास मटेरियल आपके पास महंगा होना शुरू हो जाता है, तो वो आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपके पास चेंज होता रहता है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि
मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास कैलकुलेट होती है टोटल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट, मतलब कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है एक वक्त के हिसाब से, और क्वांटिटी में भी कितना चेंज आया है। हमारे पास ये फिगर है और दिस इज़ अ टेबल। टेबल में हमें देखें कि उन्होंने बताया कि टोटल कॉस्ट जो है वो टीवीसी प्लस टीएफसी होता है, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है। आउटपुट जो है हमारी वो चेंज हो रही है 0 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारी आउटपुट है, लेकिन हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज हो सेम है, सॉरी। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारा चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। लेकिन जो डिफरेंस है इसका, पहले देखें कि 0 से 10, 10 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस आ रहा है, एंड देन 5 का डिफरेंस है, देन 6 7 का डिफरेंस है, देन 2 का डिफरेंस है, देन आपके पास जो है 20 का डिफरेंस है, देन आपके पास 31 है। पहले देखें कि आपके पास ऊपर नीचे हो रहा है, कॉस्ट जो है वो कम डिक्रीज भी हो रही है, मतलब चेंज जो है इसमें कम है, लेकिन एक टाइम है कि चेंज इसमें बहुत ज़्यादा का चेंज आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है वो भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। पहले तो स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगी, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगी, हमारी टोटल कॉस्ट एकदम से इंक्रीज करना शुरू कर देगी। ये देखिए, अगर आप इसका ये देखेंगे टीवीसी, टीवीसी हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो है वो हॉरिजेंटल है, मतलब ये सेम है, जितनी मर्जी आप क्वांटिटीज बनाएं, जितना मर्जी आप प्रोडक्शन करें, वेरिएबल चेंज करें, लेबर को चेंज करें, लेकिन आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगा। अच्छा, इसके कर्व के बारे में हम पढ़ते हैं कि शेप जो है एमसीक्यू कर्व की, वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेवेन्यू पे जो है वो बेस करती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि एक वेरिएबल को ऐड करने से प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, लाइक लेबर, टू फिक्स्ड फैक्टर्स लाइक मशीनरी विल इवेंचुअली yield स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब कि अगर आप इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन में फैक्टर्स में लेबर्स में चेंज लाएं, तब भी आपके पास जो है इंक्रीज जो है वो बहुत कम होता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो मतलब कि आउटपुट में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता एट फर्स्ट। पहले तो है जो मार्जिनल कॉस्ट है और वो जो एवरेज एवरेज कॉस्ट है, वो दोनों क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी, सॉरी। आफ्टर सम पॉइंट, कुछ पॉइंट्स के बाद क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, चेंज, जैसे कि बताया, चेंज इन द वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन द वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट होता है, और डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी, कि क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है और वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। इसमें देखेंगे 20 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे तकरीबन 31 का चेंज आ रहा है, तो ये चेंज कहलाता है इसका। तो वो कह रहे हैं कि पहले जो है वो कम होगा, देन वो इंक्रीज करेगा आहिस्ता आहिस्ता, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ लॉ के थ्रू, ठीक है। मार्शल कॉस्ट का जो कर्व है, वो क्या करेगा, कट करेगा एवरेज कॉस्ट को, कर्व को, और सबसे छोटे पॉइंट पे, मतलब कि नीचे से पॉइंट से दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। आगे के रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी इज सिमिलर टू द रिलेशनशिप। इसका सिमिलर रिलेशनशिप है ऐसे जैसे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट का है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है कि विच इज एडिशनल आउटपुट क्रिएटेड बाय एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट, मतलब कि एक आधा जो है वो रॉ मटेरियल या लेबर को और ऐड करने से हमारे पास जो है ना, क्या कहते हैं कि आउटपुट जो है वो ज़्यादा आ रही हो, लेकिन जो बाकी अदर इनपुट्स हैं वो हमारे पास कांस्टेंट रहे, ठीक है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो इसी का एवरेज है, फिजिकल प्रोडक्ट्स का एवरेज जो है वो हमारे पास इसके साथ रिलेशनशिप है। अच्छा, लॉन्ग रन में क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स डज नॉट अप्लाई स्ट्रांगली एज इट डज इन द शॉर्ट रन। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का जो फॉर्मूला है वो लॉन्ग डज नॉट अप्लाई स्ट्रांगली, मतलब कि शॉर्ट रन में वो ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो सकता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग रन। एसी और एवीसी में क्या है, मतलब एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो है वो सिमिलैरिटीज क्या है या रिलेशनशिप क्या है, कि एवरेज कॉस्ट जो होती है वो फॉल करती है रैपिडली, मतलब ज़्यादा फॉल करती है वेरिएबल कॉस्ट के निस्बत।
ठीक है। ये दिस हैपन्स क्यों हैपन होता है? फिक्स वेरिएबल की वजह से और वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से और एवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से। शुरू में जो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एवरेज कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती जाती है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है हमारे पास? इन दोनों का सम। ठीक है। फिर क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और बोथ एसी एंड एवीसी स्टार्ट राइजिंग, के मतलब कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका इंक्रीज करना शुरू कर देता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि जो लेबर्स वगैरह के पैसे होते हैं, मटेरियल्स के पैसे होते हैं, सारी कॉस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, इंक्रीज करती रहती है। तो जो गैप है इन दोनों के दरमियान वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाता है। और जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो है वो डिक्लाइन, मतलब कि उसको हम ना होने के बराबर पे तस्वर करते हैं। सॉरी। अच्छा, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है दोनों का। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करती है। वो किस वजह से, कि जब आप ज़्यादा माल खरीदेंगे तो आपको जाहिर बात है कि ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलेगा। और अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करिए तो कॉस्ट इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब आप जो है माल खरीदेंगे थोड़े पैमाने पे तो आपको डिस्काउंट भी कम मिलेगा। रिटर्न टू स्केल एंड कॉस्ट। रिटर्न टू स्केल और कॉस्ट हमारे पास क्या है कि कॉस्ट, द कॉस्ट इक्वलेंट्स ऑफ रिटर्न टू स्केल आर कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है वो हमारे पास कांस्टेंट कॉस्ट है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पास क्या है कि इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती है एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब कम कम रेट में उसका इंक्रीज होता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, होता इंक्रीज है लेकिन कम रेट पे। और लॉन्ग रन कर्व जो है वो हमारे पास अपवर्ड की स्लोपिंग में होता है विद फॉलिंग स्लोप। ठीक है, फॉलिंग स्लोप मतलब कि नीचे की इसकी ढलान होती है। द स्लोप कैन नेवर बिकम जीरो और नेगेटिव, मतलब लेकिन ये जो स्लोप है वो नेगेटिव नहीं होती और ना ही जीरो होती है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमारे पास जो LRTC होता है वो इंक्रीज करता है, और इंक्रीजिंग रेट में मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा इशारिये ज़्यादा रेट, मतलब परसेंटेज पे ज़्यादा इंक्रीज करता है। और इसमें जो होती है वो कब अपवर्ड स्लोपिंग में होता है और इंक्रीजिंग स्लोप होती है, बढ़ती जाती है स्लोप जो है हमारी। कांस्टेंट कॉस्ट में जो है वो LRTC जो इंक्रीज होता है कांस्टेंट कॉस्ट के हिसाब से, कांस्टेंट रेट में। और जो LRTC कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है हमारे पास, कि वो यू शेप का होता है हमेशा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो हमारे पास क्या आती है कि फर्म जब एक्सपैंड करती है तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मतलब कि एक्सपीरियंस करती है। फिर ये कॉस्ट डिक्रीज होती है क्योंकि देखिए बेटर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, मतलब कि हमारे पास मशीनरी इतनी अच्छी है कि कम वक्त में हमें ज़्यादा प्रोडक्ट दे रही है बना के। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से हो रहे हैं, अच्छे से वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है। और लेबर जो है वो भी हमारे पास स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि अच्छे लोगों को उन्होंने हायर किया हुआ है, क्वालिफाइड लोगों को, जो कि हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो LRC का कर्व जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग में होगा। कांस्टेंट कॉस्ट क्या है कि आफ्टर फर्दर एक्सपेंशन जो फर्म्स है रीचेस करती हैं एक कांस्टेंट कॉस्ट की स्टेज पे। ये एवरेज कॉस्ट जो है वो इसमें अनचेंज रहती है, अगर जो आउटपुट है वो इंक्रीज करे हमारा तो इस स्टेज पे जो हमारा LRAC जो कर्व है वो हमारा फ्लैट हो जाता है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जो फर्म जो है अगर कंटिन्यू करे एक ऑप्टिमल लेवल तक एक्सपैंड करे अपने आप को, ऑप्टिमल लेवल होता है फेवरेबल लेवल जहाँ तक वो कर सकती है, तो वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जो है वो फेस करती है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी फर्म को संभालना, उसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो LRAC का जो कर्व है लॉन्ग रन में, जो हमारा एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो हमारा अपवर्ड स्लोप पे होगा। और following assumptions are made while driving LRAC curve.
ये एग्जाम्पशंस जो हैं वो ड्राइव की जाती हैं जब हम RAC का बनाते हैं कि प्राइस फैक्टर्स आर कांस्टेंट, कि प्राइस के जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी जो है वो फिक्स्ड है, फर्म जो है वो कम्बिनेशन को चूज करती है, फैक्टर्स के जो MPP ऑफ द लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन ईच इनपुट इज इक्वल, हर चीज़ पे जो उन्होंने पैसा किया है वो इक्वल स्पेंड किया है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि इस केस में फर्म जो है वो इंजॉय करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इसमें जो इंक्रीमेंटल यूनिट विल कॉस्ट लेस देन द प्रीसीडिंग वन, मतलब कि जो अगला यूनिट जो होता है बना रहे होते हैं नेक्स्ट वाला, उस पर कम प्राइस लगती है, जो बन रहा होता है उससे कम प्राइस में नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारा बन जाता है। इसमें जो है वो LRMC मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो फॉल करती है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज जो होता है वो कम होता है इसमें हमारा। और ऑपोजिट जो डिस इकोनॉमीज में ऑपोजिट ट्रू होगा। ऑपोजिट क्या ट्रू होगा, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो इंक्रीज करेगी इसमें ऑपोजिट में। कांस्टेंट कॉस्ट में जो हमारा इंक्रीमेंटल यूनिट होगा वो सेम कॉस्ट करेगा, मतलब कि एडिशनल इंक्रीमेंटल यूनिट मतलब कि एडिशनल यूनिट जो बनाएंगे हम, मतलब कि हमने अपनी प्रोडक्शन बना ली है, हम और बनाना चाह रहे हैं, तो जब वो बनाएंगे एक्स्ट्रा तो वो हमारे पास सेम कॉस्ट पे बनेगी, कांस्टेंट कॉस्ट पे बनेगी। और जो इसमें मार्जिनल कॉस्ट है वो भी सेम रहेगी, मतलब कि चेंज अब हुआ ही नहीं। पिछली यूनिट जितने पैसों की बनी है उतनी अगली यूनिट भी बनेगी, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो चेंज हमारे पास जीरो होगा, कांस्टेंट होगा। रिलेशनशिप बिटवीन SRAC एंड LRAC क्या है हमारे पास, स्मॉल रन और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है फर्म इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम इट्स स्मॉल रन कर्व से बनाते हैं वो। द एग्जैक्ट शेप ऑफ LRAC इज वेव कनेक्टिंग द लीस्ट कॉस्ट पार्ट्स ऑफ द SRAC कर्व। ठीक है, कि जो लीस्ट कॉस्ट होती है उसके जो पॉइंट्स हैं उसको वो मतलब कि उसके ऊपर लाइन बनती कर्व बनता जाता है। और यू शेप का होता है LRAC का कर्व जो होता है वो हमारा यू शेप का होता है, और कर्व ऑन टेंजेंट टू द, और ये स्मॉल रन के ऊपर टेंजेंट होता है। टेंजेंट मतलब किसी एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, और इसको इन्वेलप कर्व भी कहते हैं। शुक्रिया।